Hello dear student, once again welcome to everyone on our channel Learnopedia. This is Vipin here. एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। और आप सभी कैसे हैं 9th क्लास के स्टूडेंट? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और खूब मन लगा के इस लॉकडाउन में आप सभी स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो लर्नोपीडिया चैनल पे आप सभी के एक बार बहुत 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 फिर से वेलकम है। तो चलिए देखिए, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वो कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस के बारे में और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ क्या होती है और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ क्या होती है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को वेल डिटेल तरीके से कवर करते हैं। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी 9th क्लास के स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक, ताकि एक चैनल की रीच हो सके। और अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आएगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी दीजिएगा। और एक चीज़ बता दें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कोई टॉपिक आपको नहीं क्लियर है, कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को मेंशन करके उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को वेल डिटेल तरीके से कवर करते हैं। ठीक, ओके। अब देखिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे इस चैप्टर का। ओवरव्यू मतलब ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम अगर इस चैप्टर को स्टडी करेंगे तो हमें किस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, ये है ओवरव्यू। ठीक, तो चलिए ओवरव्यू में क्या दिख रहा है, कह रहा है कि द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। कह रहे हैं इस चैप्टर में हम लोग किस कॉन्सेप्ट के बारे में कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जब हम इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन से रिलेटेड मतलब उत्पादन, प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारा क्या क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो कैसे प्रोड्यूस करें या उसमें किन किन फैक्टर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जब हम इस चैप्टर को कवर करेंगे तो हमारी वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव या मेन पर्पज़ इस चैप्टर को पढ़ाने का ये है कि प्रोडक्शन कैसे होता है या प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, और वो हम कवर कर रहे हैं एक हाइपोथेटिकल विलेज की मदद से। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजनरी, इमेजनरी मतलब है काल्पनिक, जो चीज़ें एक्चुअल में नहीं हैं। ठीक है, काल्पनिक है, वास्तव में ये चीज़ है नहीं, एक्चुअली में चीज़ है नहीं, लेकिन एक इमेजिन करके एक स्टोरी बनाई गई है और उस स्टोरी से हमें प्रोडक्शन के फैक्टर्स के बारे में, प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है सेकंड पैराग्राफ में, फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरीड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। कह रहा है कि विलेज पालमपुर जो था वहाँ पे मेन एक्टिविटी जो लोगों की थी वो क्या थी, फार्मिंग। और उसके बाद और भी बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ लोग परफॉर्म करते थे, जैसे कि क्या कहते हैं स्मॉल स्केल प्रोडक्शंस वगैरह, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, डेयरी फार्म वगैरह थे, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क था लोगों का, ये सारी चीज़ें। ठीक, और वो भी बहुत ही लिमिटेड स्केल में। जो ये अदर कह सकते हैं आप, अदर प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं या जो ये अदर एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत ही लिमिटेड स्केल में परफॉर्म की जाती थी। बाकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी पालमपुर की वो सभी फार्मिंग करते थे। क्या करते थे, फार्मिंग। तो फार्मिंग एक एग्रीकल्चरल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं और उसके अलावा जो लिमिटेड स्केल में परफॉर्म की जाती थी वो सब नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं। ठीक, अब ये फार्मिंग क्या होता है, हाउ कैन वी डिफाइन व्हाट इज़ फार्मिंग। तो फार्मिंग क्या होता है, फार्मिंग एक प्रकार की आर्ट है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेबल एंड नॉन एडेबल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं। फार्मिंग इज़ एन आर्ट इन विच वी प्रोड्यूस वेरियस काइंड्स ऑफ एडेबल एंड नॉन एडेबल क्रॉप्स। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से डिफिनेशन है फार्मिंग की जो मैंने आपको बताई। ठीक, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा। अब कह रहा है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करो, चाहे एग्रीकल्चरल चीज़ों का प्रोडक्शन करो चाहे नॉन एग्रीकल्चरल चीज़ों का प्रोडक्शन करो, किसी भी टाइप के प्रोडक्शन करने के लिए हमको इन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, इन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बार बार कि ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ये क्या है। तो चलो देख लेते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और आप कह सकते हो नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्या होता है या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में हम नेचुरल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं।
एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इज़ अ काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इन विच वी प्रोड्यूस वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरल गुड्स। और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्या होती है? नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें नेचुरल गुड्स को मैकेनाइजेशन प्रोसेस की मदद से, मशीनों की मदद से बहुत सारे वैल्यूएबल या फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यही आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है और यही आपकी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है। तो फार्मिंग क्या है? फार्मिंग हम लोग नेचुरल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन या जो ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है या जो डेयरी है, इसमें क्या होता है, उन्हीं नेचुरल गुड्स को मैकेनाइजेशन प्रोसेस की मदद से फिनिश गुड्स या वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें नेचुरल गुड्स प्रोड्यूस होती हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है। और ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसा प्रोडक्शन जिसमें नेचुरल गुड्स को मशीनों की मदद से, मशीनों की हेल्प से वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स है, नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। यहाँ पे क्या कह रहा है, वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। ठीक है, अब इस स्टोरी विलेज पालमपुर की मदद से हम ये जानेंगे कि कैसे बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज को कंबाइन करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है इस विलेज में। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब चलिए इंट्रोडक्शन पे फोकस करते हैं, थोड़ा सा विलेज पालमपुर के बारे में भी जान लें एक्चुअली में, लेकिन ऐसा कोई विलेज है नहीं, लेकिन ये हाइपोथेटिकल विलेज है। और इस हाइपोथेटिकल विलेज की मदद से हमें केवल और केवल प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा। किस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा? प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और प्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और सेकंड वन इज़ नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो कि मैंने आपको भी बताया। ठीक, अब देखते हैं। ओके, अब देखिए इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है, पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन। पालमपुर जो विलेज था वो बहुत ही वेल कनेक्टेड था, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट था अपने अगल बगल के छोटे मोटे शहरों और गाँवों से। रायगंज अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। एक क्या कह सकते हैं, एक बड़ा गाँव था रायगंज, जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पे था। आगे, एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। और वेदर रोड मतलब पक्की सड़क बनी हुई थी जिसने पालमपुर को रायगंज से और एक छोटा सा शहर पास में था शाहपुर, उससे कनेक्ट कर रखा था। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दीज रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट, टांगास, बुग्गीज लोडेड विद जगरी गुड्स। जगरीज को गुड़ कहते हैं, गुड़ को इंग्लिश में जगरी कहते हैं। ठीक है, एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। कह रहा है बहुत सारी गाड़ियाँ इन रोडों पे चलती हैं, जैसे कि बुलक कार्ट मतलब कह सकते हो टांगा वगैरह। इसके बाद आप कह सकते हो कि जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, बाइक, कार, काफ़ी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़। 450 से भी ज़्यादा, 450 के आसपास, सॉरी ज़्यादा नहीं, 450 के आसपास परिवार इस गांव पालमपुर में रहते थे। बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, जो कि अलग अलग कास्ट के थे। इसके बाद द 80 अपर कास्ट फैमिली ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। कह रहा है इस 450 घरों में से, इस मतलब 450 परिवार, 450 के आसपास परिवार इस गांव में रहते थे, जिसमें से 80 परिवार ऐसे थे जो कि अपर कास्ट के थे। किस कास्ट के थे? अपर कास्ट के, मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय वगैरह। ठीक है, और इन लोगों ने पूरे के पूरे विलेज पालमपुर में जो लैंड था उसका मेजॉरिटी ऑफ लैंड मतलब ज़्यादातर ज़मीनें इतनी 80% अपर कास्ट पीपल्स के पास थी। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज आर मेड ऑफ ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टरिंग। कह रहा है कि इनमें से कई लोगों के घर तो बहुत ज़्यादा थे और ज़्यादातर पक्के मकान हुआ करते थे। आगे, द एसीव्स दलित कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन अ वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, सम ऑफ विच आर ऑफ स्ट्रॉ एंड मड एंड स्ट्रॉ। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जितनी पॉपुलेशन थी मतलब 450 परिवारों में से उसका 1/3 जो था, 450 फैमिलीज़ में से उसका 1/3 जो था, वो लोग कौन से कास्ट के थे? एससीज थे, शेड्यूल कास्ट मतलब कि दलित। ठीक है, जिसको लो कास्ट कहा जाता है, तो वो लोग दलित लोग थे और वो लोग गांव के एक छोटे से किनारे में रहते थे और उन लोगों के घर उतने बड़े होते भी नहीं थे। और कुछ 80 फैमिलीज़ के लोगों के घर तो क्या कहते हैं, मिट्टी के बने हुए होते थे, मिट्टी की और खपड़ेदार, जैसे गाँवों में आप लोग देखे हैं। ठीक है, मड एंड स्टॉक है। ओके, अब आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। देखिए, मोस्ट ऑफ द हाउसेज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से पहले एक सीन आपको दिखा दें, बड़ा ब्यूटीफुल ये सीन लगता है मुझे। देखिए, सीन ऑफ अ विलेज,
वाकई में विलेज बहुत अच्छी जगह होती है, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो कि कोरोना के फेसेस में बड़े बड़े शहरों से भाग के सब गांव चले आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छी जगह होती है। एक इन्जॉयबल और एक पीसफुल इन्वायरमेंट होता है गांव का, जहाँ पे हम बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत पसंद है गांव, ठीक है, मुझे भी वहाँ पे रहना, इन्जॉय करना काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं स्टोरी को, ये सब तो अच्छी बातें हैं। ठीक, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी पावर all the tubewells in the field and is used in various type of small business. Palampur has two primary school, one high school. There is a primary health center run by the government and one private dispensary which वेयर द सिक आर ट्रीटेड, सॉरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस भी वहाँ पे थे, कई घरों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस भी थे, और इलेक्ट्रिसिटी पावर से वहाँ पे ट्यूबवेल चलता था, और ट्यूबवेल से वो लोग इरिगेशन या बहुत सारे अपने वर्क्स किया करते थे। छोटे मोटे बिजनेसेस भी वहाँ पे रन होते थे पालमपुर में। इसके बाद दो प्राइमरी स्कूल थे, और इसके बाद एक हाई स्कूल था, हायर स्कूल था, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, तो एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी जहाँ पे लोगों को ठीक किया जाता था, सिक पीपल्स को ट्रीट किया जाता था, इंजर्ड पीपल्स को ट्रीट किया जाता था। ठीक, आगे देखिए, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि द डिस्क्रिप्शन अबव शो दैट पालमपुर हैज़ वेरी वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज इन यू नियर बाई विलेज। ठीक है, आप लोग के आसपास जो भी गांव है, आप अपने गांव को इस पालमपुर गांव, जो कि एक इमेजिनरी गांव है, उससे कंपेयर करिए, क्योंकि पालमपुर एक ऐसा गांव था जहां पे रोड का, इसके बाद ट्रांसपोर्ट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इरिगेशन का, स्कूल का या हेल्थ का, सब की बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी थी। तो आपके आसपास में जो भी गाँव होंगे, आप अपने उस गाँव से इसको कंपेयर करिएगा। ये कैसा आपको एक स्टेटमेंट दे रहा है, ऐसा कह रहा है, लेकिन ऐसा करिए ना करिए वो आपके ऊपर है। ठीक है ना, बस वो कंपेरिजन की बात कर रहा है। आगे देखते हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। ठीक है, हम इस चैप्टर में इस गांव की स्टडी क्यों कर रहे हैं? इस गांव की स्टडी करने के पीछे केवल यही रीज़न है, ये आपको गांव के बारे में नहीं बता रहा। इस गांव के पीछे स्टडी हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम प्रोडक्शंस के बारे में जान सकें। मैंने आपको पहले ही बताया था किसके बारे में जान सकें, प्रोडक्शन फैक्टर के बारे में हम जान सकें। ओके, और प्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के प्रोडक्शन होते हैं, एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और एक आपका होता है नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। और चाहे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात हो, चाहे नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात हो, दोनों ही प्रोडक्शंस में कुछ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो कौन से फैक्टर्स होते हैं वो लोग अभी हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। ठीक, अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। जाहिर सी बात है, आज भी हमारे देश में जितने भी गाँव वहाँ पर जो मेजर एक्टिविटी है, जो मेजर वर्क लोगों के द्वारा किया जाता है, यानी कि मुख्य कार्य, वो क्या है? फार्मिंग है। और फार्मिंग का डिफिनेशन मैंने आपको भी बताया। क्या बताया मैंने? फार्मिंग का डिफिनेशन आपको क्या बताया था कि फार्मिंग इज़ एन आर्ट इन विच वी प्रोड्यूस वेरियस काइंड्स ऑफ एडेबल एंड नॉन एडेबल क्रॉप्स। मतलब कि फार्मिंग एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एडेबल और नॉन एडेबल क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं। एडेबल का मतलब होता है ऐसे क्रॉप्स जिसको हम खा सकें, और नॉन एडेबल का मतलब होता है ऐसे क्रॉप्स जो नहीं खाए जा सकें। ठीक, अब आगे देखते हैं। The other production activities refers to an non-farm activity includes small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these type of activities after learning a few general things about production. चलिए कुछ फैक्टर्स देखते हैं प्रोडक्शन की, कि प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर का होना ज़रूरी है, और इस फैक्टर्स को पढ़ने के बाद ही हम देखेंगे। इस फैक्टर्स को पढ़ने के बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को या और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को, या कह सकते हो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को या नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, लेकिन चैप्टर को पढ़ेंगे और भी वेल डिटेल तरीके से इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक, अब देखिए नीचे एक छोटा सा दिया गया है नोट में। द नैरेटिव इज़ अ पार्सली बेस्ड ऑन द रिसर्च स्टडी ऑफ गिलबर्ट एटनी ऑफ अ विलेज इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गाँव है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी बुलंदशहर, और उस बुलंदशहर में एक छोटा सा गाँव है। ठीक है, उसी गांव के रिसर्च के ऊपर ये की पूरी स्टडी है। जो ये स्टडी हम पालमपुर की पढ़ रहे हैं, उसी से सिमिलर एक गांव है आपके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। ठीक है, और ये रिसर्च की स्टोरी किसने दी है? तो गिलबर्ट एटनी ने दी है। गिलबर्ट एटनी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये क्या कहते हैं उस गाँव के बारे में रिसर्च किया था, और उसी से सिमिलर स्टोरी उन्होंने इस पालमपुर में बताया गया। उसी से सिमिलर स्टोरी के बारे में इस
कहानी में इस विलेज पालमपुर में बताया गया, ठीक है। अब आप इसको चाहे विलेज पालमपुर कह लीजिए, चाहे वो बुलंदशहर का छोटा सा गांव कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे अपना गांव बना लीजिए, ठीक। जैसे कि मेरा गांव है चौहाने का पुरवा छतरपुर से वाला, चाहे मैं वो बना लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। बस हमें मेन फैक्टर क्या है, मेन फैक्टर हमें कॉन्सेप्ट को जानना, और कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जिसमें नेचुरल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जिसमें नेचुरल गुड्स को मॉडिफाई कर देते हैं अदर गुड्स में, ठीक। तो बस मेन कॉन्सेप्ट यही है, बाकी आप गाँव चाहे जो रख लो, अपना गाँव रख लो, जिसका जो मन करे, ठीक। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन आ गया, ठीक है। प्रोडक्शन के बारे में एक्चुअली में हम लोग आ गए मेन टॉपिक पे कि प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द एनी काइंड या एनी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो देखिए द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। हमें ज़िंदगी जीने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन करोगे तभी तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, और अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे तभी हमारी नीड्स फुलफ़िल होगी, ठीक। तो अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होगा। और प्रोडक्शन कैसे होगा? तो प्रोडक्शन करने के लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो कि अब हम देखने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं, ठीक। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कितने फैक्टर्स? 4, ठीक है। अब यहाँ 4 आ गए, वैसे तो 2 होते हैं, हमेशा 2 ही क्यों होते हैं? शोले में भी 2 ही थे, जय और वीरू, यहाँ पे 4 आ गए, ठीक है। मतलब कि कह सकते हो जय वीरू का स्क्वायर, ओके, जय वीरू का क्या स्क्वायर, ठीक। आगे देखते हैं, ओके। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ये बीच में पता नहीं क्या क्या हो जाता है चलो देखते हैं आगे, ओके। देखिए आगे क्या कह रहा है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज़मीन की, ठीक है। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल। और भी कुछ अदर नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे कि क्या? वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल। दूसरा क्या है? दूसरी रिक्वायरमेंट होती है लेबर की, ठीक है। पीपुल हु विल डू द वर्क, ठीक है। अब काम कौन करेगा? काम के लिए लेबर तो चाहिए ना, तो जाहिर सी बात है, पहला लैंड हो गया, लैंड के साथ कुछ अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स वगैरह, और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या हो गया? लैंड हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं, सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म देयर नेसेसरी टास्क, अदर एक्टिविटी रिक्वायर्ड वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। अब देखो लेबर्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक स्किलफुल होते हैं और एक नॉन स्किलफुल होते हैं। एक स्किलफुल होते हैं और एक नॉन स्किलफुल होते हैं। स्किलफुल लेबर्स किसे कहा जाता है? स्किलफुल लेबर्स ऐसे लेबर्स होते हैं जिसने किसी पर्टिकुलर चीज़ को करने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रखी है, जिसने उस चीज़ को सीखा है, उसके पास वो नो हाउ है। और नॉन स्किलफुल लेबर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ले रखी है, ठीक है। तो लेबर्स भी 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेबर, फर्स्ट वन इज स्किलफुल एंड द सेकंड वन इज़ नॉन स्किलफुल। स्किलफुल लेबर्स कौन होते हैं? जिन्होंने किसी वर्क को करने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रखी है, उस काम को सीखा हो। और नॉन स्किलफुल लेबर कौन होते हैं? जिन्होंने किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ले रखी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब आगे देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरी रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल कैपिटल की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फिजिकल कैपिटल की, ठीक है। फिजिकल कैपिटल में क्या जाता है? द वैराइटीज़ ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे अलग अलग इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखते हैं वो इनपुट्स क्या है, आगे देखिए। अब देखिए फिजिकल कैपिटल में भी 2 आ जाते हैं। फिजिकल कैपिटल में एक आ जाता है फिक्स्ड कैपिटल और एक आ जाता है वर्किंग कैपिटल, ठीक। फिर से ध्यान देना, जो थर्ड रिक्वायरमेंट हमारा फिजिकल कैपिटल, उस फिजिकल कैपिटल के भी 2 हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल, ठीक। तो चलो दोनों को देखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल में क्या जाता है? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स ये सब आपके फिक्स्ड कैपिटल के एग्जांपल हैं। और उसके बाद रॉ मटेरियल, कैश, ये सब किसके एग्जांपल हैं? वर्किंग कैपिटल के। पढ़ के ही समझ लेते हैं, बताने का क्या मतलब है, ठीक है। देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। Tools and machines range from very simple tools such as farmer's plug to sophisticated machines such as generator, turbine, computer, etc. Tools, machines, building can be used in production over many years and called fixed capital. इन सभी टूल्स का, बिल्डिंग्स का, मशीन्स का, कंप्यूटर्स का, जनरेटर्स का, बहुत सारे मशीन्स हैं, इन सभी मशीन्स का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, और ये सब फिक्स्ड कैपिटल के पार्ट होते हैं। किसका एग्जाम्पल होते हैं? फिक्स्ड कैपिटल का, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। Production required a variety of raw materials such as yarn used by the weaver, clay used by the potter. Also, some money is always required during production to make payment and buy other necessary items. Raw materials and money in hand are called
वर्किंग कैपिटल, ठीक है। हाथ में रॉ मटेरियल्स मतलब क्या होता है, कच्चा सामान। रॉ मटेरियल समझ में आ रहा है ना, जो कच्चा माल होता है जिससे चीज़ों को बनाया जाता है। तो उसको जैसे कि अभी बताया नहीं, पॉटर क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो मिट्टी और जो ये चिकनी मिट्टी होती है जो ले आता है तालाब से, जिससे वो बर्तन बनाता है मिट्टी के, तो वो जो चिकनी मिट्टी आती है तालाब से, वो उसके लिए रॉ मटेरियल हो गई, ठीक। ओके, तो रॉ मटेरियल और कैश इन हैंड, पैसा, ये आपके वर्किंग कैपिटल के एग्जांपल है, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब देखिए चौथा यहाँ पे आ गया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू you will be need knowledge and enterprises to be able to put together land, labor and capital, physical capital, and produce an output either to use yourself as to sell in the market. These days are this these days is called human capital. चौथा जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, ह्यूमन कैपिटल, मतलब आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपकी क्षमता, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपका दिमाग ही होता है जो इन तीनों फैक्टर्स को आपस में कंबाइन करा के कोई आउटपुट निकालता है, कोई आउटकम्स निकालता है, ठीक है। ये सब क्या थे, ये तीनों फैक्टर्स इनपुट थे, लेकिन आपका दिमाग, आपका नॉलेज जब इन तीनों चीज़ों को आपस में इंगेज कराता है, किसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करवाता है, कंबाइन करता है, तो उसका आउटपुट निकलता है, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल चौथा रिक्वायरमेंट हो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अब देखिए आप लोग आगे, अब क्या कह रहा है, वी शैल लर्न अबाउट द ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से ह्यूमन कैपिटल के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ह्यूमन एज रिसोर्स। तो लर्नो पीरियड चैनल के साथ बने रहोगे तो सब बहुत अच्छी तरीके से कवर होगा। बस वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों तक शेयर करना, ताकि मैं एक उस लेवल तक पहुंच सकूं, ताकि आपको आपकी आगे क्लासेस में भी अच्छे से ऐसे ही पढ़ा सकूं, ठीक। अब आगे देखिए, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। अभी देखिए इस पिक्चर में आइडेंटिफाई करिए, लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों चीज़ें लगी हुई हैं और प्रोडक्शन का कार्य हो रहा है। ये भाई साहब आगे लेबर में, मशीन आपकी किस में आ गई, मशीन आ गई आपकी कैपिटल में, और वर्क कहाँ पे हो रहा है, तो लैंड पे हो रहा है, तो वो भी आपका आ गया। तो सारी चीज़ें, और इनको इंगेज कराया किसने, किसी न किसी ओनर ने, किसी न किसी पर्सन ने तो इन्वेस्ट करके इन सबको एक जगह पे लाया होगा। तो जिस पर्सन ने लाया होगा वो ह्यूमन कैपिटल में आ जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग। जब लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल को, ह्यूमन कैपिटल को, इन सभी फैक्टर्स को हम कंबाइन कर देते हैं, एक ऑर्गेनाइज वे में लाते हैं, और उससे जब कोई प्रोडक्शन होता है तो वही कहलाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। सीधा सीधा था। आगे क्या कह रहा है, एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर कन्वीनियंस वी विल रिफर्स टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर देखो क्या कह रहा है, इस चैप्टर में फिजिकल कैपिटल को ही कैपिटल बता दिया गया हमारी सुविधा के लिए, हमारी कन्वीनियंस के लिए, ठीक। अब आगे देखते हैं, फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग इन पालमपुर की बात कर रहा है तो लैंड इज फिक्स्ड है पहली बात तो। अब फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड, ठीक है। इस कह रहा है कि पालमपुर जो ये गांव है, यहाँ पे 75% पॉपुलेशन जो है इस गांव की, वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए किस पर डिपेंडेंट है, फार्मिंग पर डिपेंडेंट है। मतलब उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, उनका जो मेन वर्क है, उनका जो प्राइमरी वर्क है वो क्या है, फार्मिंग करना, ठीक। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबरर। कुछ तो इसमें से फार्मर हैं, किसान हैं, तो कुछ क्या कहते हैं, फार्म लेबरर हैं, क्या कहते हैं, फील्ड में वर्क करने वाले जो काम करते हैं ना, हमारे खेतों में जो मजदूर वगैरह आते हैं काम करते हैं, वो फार्म लेबरर हैं, ठीक। आगे क्या कह रहा है, द वेल बींग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फार्म। कहने का ये मतलब है कि फार्म एक्टिविटीज़ से ही रिलेटेड हैं, चाहे वो फार्म लेबरर हो चाहे फार्मर हो, ठीक। आगे, बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन राइजिंग फार प्रोडक्शन, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिएगा, लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली इज फिक्स्ड सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। By then some of the wasteland in the village has been converted to cultivable land।
दीज एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर द कल्टिवेशन। ठीक, ये कह रहा है कि 1960s में लैंड फिक्स थे, बहुत सारे वेस्ट लैंड पड़े हुए थे, लेकिन उन वेस्ट लैंड्स को भी कन्वर्ट कर दिया गया कल्टिवेटेड लैंड में। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन, लेकिन कोई ज़्यादा आउटपुट उसका नहीं मिल पाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे वेस्ट लैंड को तो कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उसका कोई उतना ज़्यादा आउटपुट देखने को नहीं मिला। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर। ठीक है, लैंड की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, लैंड की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, मतलब कि लैंड की जो एसाइट यूनिट होती है, लैंड को मेज़र करने की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, वो होती है हेक्टेयर। इसको दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, अब ये हेक्टेयर कितना होता है तो आपको बता दें, 1 स्क्वायर किलो, एक ये और ये, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हर जगह, 100 मीटर का, सॉरी 100 मीटर का स्क्वायर होना चाहिए। ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर, तो चारों तरफ में ये जो 100 मीटर का स्क्वायर बन रहा है इसी को कहते हैं 1 हेक्टेयर। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। ठीक, तो इसको दिमाग में आप लोग बैठा लेना। ठीक है, अब इसके आगे के जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट से कवर करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं एसएसटी के, सभी आप सभी जानते हो। तो ऐसे ही सारे चैप्टर्स को कई पार्ट्स में कवर करके वेल डिटेल तरीके से हम लोग इसके एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा, और अगर किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही अपने चैनल लर्नरपीडिया को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ यहीं अपने चैनल पे। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ आप लोगों को, एक इन्फॉर्मेशन ये भी दे देता हूँ कि लाइव क्लासेस आप लोगों की 9th की जल्दी ही चलेंगी। आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं तो सर लाइव क्लास नहीं चलाएंगे। लाइव क्लासेस भी आपकी चलेंगी, आपको ऐसे रिकॉर्डेड मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से अपने चैनल यहीं लर्नोपीडिया पे। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, खूब पढ़ाई करिए, स्टे एट होम, बी हैप्पी एंड एन्जॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके।